हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सैटेलाइट की। तो ये हमारा ग्रेविटेशन का लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है एक्चुअली। तो इसमें ये मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो हमने सैटेलाइट के का बेसिक आइडिया ले लिया था, तो अब हम उसी को और फर्दर स्टडी करेंगे। देखिए, तो सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और ये कोई सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट स्मॉल एम मास का है और ये प्लेनेट कैपिटल एम मास का है। और जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल आर। तो और इसकी खुद की रेडियस है कैपिटल आर, प्लेनेट की। तो कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ प्लेनेट and small r is orbital radius of the satellite, ठीक है। तो स्मॉल m जो है वो है मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सैटेलाइट, और कैपिटल M जो है वो मास ऑफ द प्लेनेट है। अब कहीं कहीं पे ये अर्थ भी हो सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये अर्थ ही होगा, क्योंकि हम लोग आमतौर से अर्थ के ही सैटेलाइट स्टडी करेंगे। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की, तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घुमाओगे तो आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने एक पत्थर को रस्सी से बांधा और उसको गोल गोल घुमाया, तो रस्सी में जो खिंचाव डेवलप हुआ है, जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं, तो उस टेंशन फोर्स के चलते ही वो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मतलब वो सेंटर के अराउंड घूम रहा है। अदरवाइज तो वो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया की प्रॉपर्टी के चलते टेंजेंशियल जाना चाहिए, सीधे सीधे चले जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की सर्कल में घूमने की टेंडेंसी थोड़ी ना है, उसकी तो स्ट्रेट लाइन में जाने की टेंडेंसी है। तो वो जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर सेंटर की तरफ, वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे तो कोई रस्सी है नहीं, तो कौन सा फोर्स है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? तो वो फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो प्लेनेट का इस सैटेलाइट पे के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या है? वो है G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाई स्मॉल r, ये होता है फार्मूला। तो स्मॉल m यहां से कैंसिल हो सकता है, एक r भी कैंसिल हो सकता है, तो यहां से v स्क्वायर का फार्मूला आ जाता है gm बाई स्मॉल r, जिसमें ये कैपिटल M है, याद रखिएगा। तो यहां से v का फार्मूला आ जाता है अंडर रूट gm बाई स्मॉल r, m कैपिटल है। तो ये जो स्पीड हमारी निकल के आई है, इस स्पीड का नाम है ऑर्बिटल स्पीड। कुछ लोग इसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, तो वो एक ही बात है, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, व्हाटएवर यू से। तो अब देखिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो मान लो कि सैटेलाइट जो है वो प्लेनेट से h हाइट पे है। तो हाइट का मतलब आप तभी नापेंगे जब वो आपके वर्टिकली अपवर्ड हो। ये नहीं कि यहाँ पे खड़े और हाइट नाप रहे हैं, ऐसे नहीं नापेंगे। तो यहाँ पे अगर आप हैं तभी आप हाइट नाप सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R प्लस h के बराबर हो गया। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो जो ऑर्बिटल स्पीड है उसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर द रूट gm बाई r प्लस h। अब बात करते हैं अर्थ के लिए, फॉर अर्थ। अगर अर्थ के सैटेलाइट की बात हो रही है, तो जो v ऑर्बिटल है उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर द रूट g इंटू में me डिवाइडेड बाई आर ई
प्लस एच। ई लगाने का मतलब हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि एक स्पेशल केस हम ले सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई एच जो है वो बहुत छोटा है आर से। बहुत छोटा का मतलब यहाँ पे होता है कि क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक सैटेलाइट है जो 100 किलोमीटर की हाइट पे है। अब अर्थ की रेडियस तो 6400 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर की हाइट, हालांकि 100 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, बट 100 किलोमीटर की हाइट इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल होगी। तो इफ h इज मच मच लेस देन r, या फिर मान लो कि एक सैटेलाइट सिर्फ 10 ही किलोमीटर की हाइट पे ऑर्बिटिंग कर रहा है। 10 किलोमीटर भी बहुत ऊंचा होता है, कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसकी हाइट 10 किलोमीटर हो, ठीक है। तो अगर h r से बहुत बहुत छोटा है तो उस केस में re से, तो उस केस में आप कह सकते हो कि re प्लस h की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू re हो जाएगी, और जो आपका v है उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर द रूट GME डिवाइडेड बाई RE। अब GME को हम क्या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स VE इज इक्वल टू V इज इक्वल टू अंडर रूट GME बाई RE, ठीक है। तो जो G का फॉर्मूला होता है स्मॉल g, वो होता है GME बाई RE स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको RE से मल्टीप्लाई कर दूं तो G इंटू RE इज इक्वल टू GME बाई RE हो जाएगा, और यहाँ अगर मैं पुट कर दूं तो V का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट GRE। समझ आया? तो अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करूँ तो देखिए क्या आएगा। तो याद रखिए एक स्पेशल केस में ले रहा हूँ जिसमें ये वाला स्पेशल केस है इफ, है ना। तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो इसको हम लिख सकते हैं 98 इंटू 64 इंटू 10⁴। तो अब इसका अंडर रूट लेंगे तो 98 का अंडर रूट आ जाएगा 7√2, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 100। तो 56√2 इंटू 100, है ना, यानी कि 5.6√2 इंटू 1000 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम इसको किलोमीटर कर सकते हैं, तो ये हो गया 5.6√2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 5.6 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली इक्वल टू 7.92 आता है, जिसको हम रफली 8 कर सकते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के क्लोज ऑर्बिटिंग करेगा उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर हो गया? तो आई होप आप समझ गए। अब यहीं पे मान लो हमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ, तो इसके लिए पहले हमें टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। चलो पहले टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2πr/v। क्या है कि पूरे चक्कर में ये जो है वो 2πr डिस्टेंस चल लेता है। तो v का फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला था, जो था अंडर द रूट GM/r।
ये जो आर है ये ऑर्बिटल रेडियस है। तो अब देखो अगर हम इस आर को स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट, ये आर चला गया, मतलब अगर मैं पूरे इस आर को अंदर ले जाना चाहूँ तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा और ये और ऊपर आ जाएगा, तो ये आर क्यूब बाई जी एम हो जाएगा। मतलब ये जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, और ये एक पावर है ही, तो 2 पावर ये और 1 पावर ये, 3 पावर हो गई अंडर रूट के अंदर। तो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, हाइट की फॉर्म में। तो आर को हमने पहले भी लिखा था, आर प्लस एच, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। अब हम बात कर सकते हैं अर्थ के लिए, है ना, फॉर अर्थ। तो अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी इंटू में एम ई, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या चलो पहले ऐसे सैटेलाइट की बात करते हैं जो अर्थ सरफेस के बेहद क्लोज ऑर्बिटिंग करेगा। तो स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस, मान लो H जो है वो बहुत बहुत छोटा है RE से, मतलब जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो उस केस में जो H प्लस RE है दैट विल बी नियरली इक्वल टू RE। तो T की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट अंडर RE का क्यूब डिवाइडेड बाई GME, ऐसा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये आ गया टाइम पीरियड। इसमें भी वही वैल्यू डाल लेते हैं, है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 पाई रूट अंडर आर ई इंटू आर ई स्क्वायर बाई जी एम ई। अब आप देख सकते हो कि ये 1/g हो गया। तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। ऐसे हो गया। अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखो निकालते हैं वैल्यू। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है 2 पाई रूट अंडर 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 6 डिवाइडेड बाई 9.8। तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 8 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 रूट 2। अब 7 रूट 2 इज नियरली इक्वल टू 10, ठीक है। और ये 10 से कट जाएगा तो ये 16 पाई 16 पाई इंटू 100 आ जाएगा लगभग। 16 पाई का मतलब हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो अराउंड 5000 सेकेंड के करीब हो गई। अब जब इसको हम मिनट में निकालते हैं तो ये आते हैं 84.6 मिनट। ठीक है बच्चों। तो थोड़ा ये मिनट में तो मुझे याद है, सेकंड्स में हमें निकालना पड़ेगा, है ना। इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इंटू 6 36, है ना, और 6 इंटू 6 36, 36 का 6, फिर 6 चौक 24, 24 और 6 30, 30 का 0, फिर 6 8 48, 48 51, तो 5106 सेकंड आएगा ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5106 सेकंड, जो कि 84.6 मिनट हो जाते हैं। तो वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के क्लोज ऑर्बिटिंग करेगा उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होगा। ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तो देखिए, फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो है जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 24 घंटे होगा। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम ई, ये होगा।
तो ये तो 24 आवर्स है, जो कि 86,000 है ना 400 सेकेंड होते हैं। 2 इंटू में 3.14 अंडर द रूट आर ई जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6 है प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जीएमबी को जीआरई स्क्वायर लिख सकते हैं 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो h की वैल्यू नियरली इक्वल टू 36,000 किलोमीटर आती है। और जब हम यहाँ पे h की वैल्यू 36,000 किलोमीटर रख देते हैं तो जो क्या कहते हैं फिर ऑर्बिटल स्पीड निकाल सकते हैं। तो v आ जाएगा हमारा रूट अंडर gm बाई ये अराउंड 6h हो गया, ठीक है ना, मतलब अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस का 6 गुना हो गया। तो इट इज अराउंड आर ई प्लस 36,000 किलोमीटर, है ना। तो जब ये पूरी वैल्यू सॉल्व की जाती है तो v की वैल्यू नियरली इक्वल टू 3 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है। बस वैल्यू डालनी होती है, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻6, ये 64 है, 64 प्लस 36 42 के करीब हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो 36 इंटू 10⁻6, एक ही बात है, ठीक है। सॉल्व करके आर ई जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6 है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। तो देखिए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना। एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, तो देखो तो जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा जी एम बाई आर। तो ये चीज सॉल्व होके आ गई जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी को हम के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। So this is the kinetic energy. अब आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला होता है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। तो ये तो सिंपल हो गया, उसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू K प्लस U। तो K का फॉर्मूला क्या है, ये G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r और U का फॉर्मूला है माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। अब देखो इसमें ना 2 करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ तो 2 यहाँ, तो ये माइनस के 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच गया, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। ये आ गया। तो अब देखा जाए तो E की न्यूमेरिकल वैल्यू K के बराबर हो गई, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ K, है ना।
और इसके अलावा यू के फार्मूले में नीचे 2 नहीं है, ठीक है। तो ये जो E है ये U/2 भी है ना, E = U/2। तो या तो आप ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि जो U होता है वो 2E होता है और जो K होता है वो -E होता है। अब ये बात तो पक्की है कि K तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे नेगेटिव हो सकती है। तो अगर ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका नेगेटिव ये है, तो इसका मतलब E कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो किसी भी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। अब नेगेटिव एनर्जी एक खास चीज को रिप्रेजेंट करता है, देखो क्या करता है रिप्रेजेंट। तो मान लो हम चाहते हैं कि ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़ के भाग जाए, एस्केप कर जाए। इन ऑर्डर टू मेक the satellite escape its orbit। अगर आप चाहते हो कि सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट को एस्केप कर जाए, यानी कि R टेंड टू इंफिनिटी तो E टेंड्स टू 0, क्योंकि E का फॉर्मूला है -gm/2r, m/2 into infinity, this term will tend to 0। तो अब E अगर 0 हो गया तो वो अपनी एनर्जी मतलब वो एस्केप कर जाएगा। अब 0 होने के लिए मतलब अगर किसी चीज की वैल्यू पॉजिटिव होती तो 0 होने के लिए उसको तो एनर्जी लॉस करनी है, तो लॉस करके 0 होगा। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है तो 0 होने के लिए भी कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो मतलब किसी चीज को 0 होने के लिए एनर्जी गेन करनी पड़ रही है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर टोटल एनर्जी 0 हो गई तो वो एस्केप कर जाता है, मतलब इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एनर्जी, अगर आप चाहते हो कि बाउंड रहे तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। तो अब देखिए एक टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। क्या होती है जरा समझिए। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट is defined as the amount of energy required to make the satellite to escape to infinity। मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे चला जाए, यानी वो अपनी ऑर्बिट तोड़ दे, ठीक है। तो जिस ऑर्बिट से वो बंधा हुआ है, बंधन है ना, वो बंधन खत्म हो जाए। बाइंड मतलब बंधन ही है एक तरीके का। तो अब कितनी एनर्जी हम दें ताकि उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए, मतलब -10 में क्या जोड़ूंगे टोटल 0 आ जाए, तो +10 जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा। -20 में क्या जोड़ूंगे 0 आ जाए, 20 जोड़ दो। -50 में क्या जोड़ूंगे 0 आ जाए, 50 जोड़ दो। तो मतलब क्योंकि जो उसकी एनर्जी है -gmm/r है, तो हम उसमें क्या जोड़े ताकि टोटल एनर्जी 0 हो जाए। तो -gm/2r में मान लो हमने be जोड़ दिया तो टोटल को 0 आना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी दे देंगे और ये उसकी है ही पहले से, तो टोटल 0 हो जाएगी। तो अब साफ पता चलता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी हो गई वो हो गई प्लस का g(m)/2r, और ये वाली वैल्यू तो k के बराबर थी। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यानी किसी भी सैटेलाइट की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही एनर्जी अगर आप और उसको दे दोगे तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हो जाएगी 0 और वो कर जाएगा एस्केप। ये बड़ी मजेदार बात है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी सैटेलाइट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब देखो अगर हमने उसको
काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दी, सपोज हम उसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी दे देते हैं, मतलब बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। व्हेन बाइंडिंग एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैटेलाइट, है ना, अगर हमने किसी सैटेलाइट को बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई कर दी तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो टोटल एनर्जी है ना वो तो जीरो हो जाएगी, और जो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के न्यू, वो कितनी हो जाएगी? के ओल्ड प्लस के, जो क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो दिया आपने, तो बाइंडिंग एनर्जी खुद के बराबर है, तो के ओल्ड वाज के, बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो के, सो के न्यू इज 2k। अब अगर के न्यू 2k हो गया तो हाफ ऑफ m इंटू में v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, यानी 2 इंटू में हाफ ऑफ m इंटू में v का स्क्वायर। ये देखो 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आ गई √2v, यानी आपने उसकी ऑर्बिटल स्पीड को √2 टाइम्स कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया? तो परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल स्पीड। तो अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल स्पीड, तो ये हो गया आपका v डैश माइनस v बाई v इंटू 100%, यानी कि v डैश है √2v, सो √2v माइनस v बाई v इंटू 100%। सो इट मीन्स कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड, अब देखो v कट जाएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी √2 माइनस 1 इंटू 100%। अब √2 तो 1.414 होता है, तो 1.414 में से 1 गया तो 0.414 बचे, तो ये 41.4% बच गया। सो द कंक्लूजन इज कि अगर हम किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड को 41.4% से बढ़ा दें तो वो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़ के एस्केप कर जाएगा। ये कंक्लूजन हो गया। तो दोबारा से समझ लो कि अगर हम चाहते हैं कि वो एस्केप कर जाए तो उसकी पुरानी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें बाइंडिंग एनर्जी जोड़ेंगे। अब ये भी हमने प्रूव किया कि बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक के बराबर होती है। पुरानी काइनेटिक एनर्जी तो k थी, तो उसकी नई काइनेटिक एनर्जी 2k हो गई, तो नई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv डैश स्क्वायर हो गई, तो उसकी नई स्पीड पुरानी स्पीड की √2 टाइम्स हो गई। बढ़ाई कितने हमने? अगर किसी चीज़ को हमने √2 टाइम्स किया तो हमने उसको 41.4% बढ़ाया। तो यानी जैसे ही हम बढ़ा देंगे, यहाँ से मान लो एक रॉकेट से हमने इसको हिट कर दिया, ये रॉकेट आके इसको हिट कर देता है और इसकी जो स्पीड है वो √2v हो जाती है टक्कर के बाद, तो ये फिर भाग जाएगा। समझ गए ना बच्चों? तो किसी सैटेलाइट को किसी रॉकेट से हिट कर दिया जाए और ऐसे हिट कर दिया जाए कि उसकी स्पीड √2 टाइम्स हो जाए तो वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए। तो चलिए, इसमें अगर हमें शिफ्ट करना है उसको किसी ऑर्बिट में, तब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये बता देता हूं मैं। देखो बच्चों, मान लो कि एक सैटेलाइट, ये अर्थ है जिसकी रेडियस r है, और ये एक सैटेलाइट है जो 2r रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ये 8r में ऑर्बिटिंग करे। ये 8r है, सारी डिस्टेंसेस सेंटर से ही हैं बच्चों, समझ रहे हो? ये अर्थ है, कर देता हूँ है ना। तो क्वेश्चन लिख देता हूं। A satellite is orbiting in around the earth in a circular orbit of orbital radius r,
अब हाइट एच आर भी बोल सकते हैं, और हाइट आर है ना। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड to make it to orbit in a circular orbit of radius 8r or height 7r। तो जिसकी ऑर्बिटल रेडियस 8r है, उसकी हाइट 7r है, तो बस डेल्टा E विल बी इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल हो जाएगा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2 इंटू 8r, और E इनिशियल हो जाएगा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2 इंटू 2r। तो अब आप देख सकते हो कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r बाहर ले लो, तो 1 माइनस 1 बाई 4 हो गया, 3 बाई 4 हो गया। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 3G कैपिटल M स्मॉल m बाई 16r। ठीक है बच्चों, या फिर आप कह सकते हो 3 बाई 16 mgr, ऐसे भी कर सकते हो। तो mgr का 3 बाई 16 टाइम्स। अब ये मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि gm बाई आर स्क्वायर जो होता है ना, वो स्मॉल g होता है, तो gm बाई आर जो है वो gr हो जाएगा। तो इस टर्म की जगह पे मैंने gr डाल दिया। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो बस ये हो गया। और क्या, आई होप इट इज़ फाइन, समझ आ गया होगा। तो इसका तो यही तरीका है बच्चों, आपको मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो जितना डिफरेंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना मतलब एनर्जी चाहिएगी। ये अलग है, जैसे हमें एक बॉडी को उठाना होता है अर्थ सरफेस से या किसी और हाइट से, वो अलग होता है। उसमें हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए होता है। यहाँ पे हम सैटेलाइट ये घूमता ही रहेगा, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी पहले से है, कुछ और हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें मैकेनिकल एनर्जी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कितनी एनर्जी चाहिए, तो होपफुली आप समझ गए। मतलब अगर यहीं पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई एक ये घूम नहीं रहा होता, बस ये रुका हुआ है ना, ये एक पत्थर है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस से यहाँ पे है 2r हाइट पे है, तो उसको 8r हाइट पे ले जाना है। तो कितना हमें 8r डिस्टेंस पे ले जाना है, मतलब ये r हाइट पे है और हमें इसको 7r हाइट पे लेके जाना है पत्थर को। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि उसमें आपको सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी लेनी है, तो डेल्टा U लेना है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई 8r माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। तो आप देख सकते हो कि जस्ट आंसर जो है वो दुगना आ जाएगा, मतलब 3/8 GM m/r आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये तब है जब रुका हुआ पत्थर है, रुकी हुई चीज को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो कुल मिला के, हालांकि मैंने इसका एक फॉर्मूला सिखाया था अर्थ सरफेस से h हाइट तक ले जाने का फॉर्मूला। तो मान लो हम अर्थ सरफेस से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से आगे ले गए, तो U2 का मतलब हो जाएगा mghr बाई r प्लस h। ये H2 हो गया माइनस mg, है ना। फिर U1 निकाल लो, mgh1 इंटू r बाई r प्लस h1। इन दोनों को घटा दो तो उससे भी आ जाएगा। तो देखो इसका मतलब है कि हम अर्थ सरफेस से और 7r हाइट तक लेके जाएंगे, इसमें अर्थ सरफेस से r हाइट तक लेके जाएंगे, दोनों को घटाएंगे तो r हाइट से 7r तक का वर्क हो जाएगा।
तो अगर मैं इसमें 7 डाल दूं तो ये 8 हो जाएगा, तो 7/8 mgr। और इसमें अगर मैं 8 डाल दूं तो ये हो जाएगा 1/2 mgr। इन दोनों को घटाना है तो 1/2 का आप 4/8 लिख सकते हो, है ना। तो 7/8 में से 4/8 घटाएंगे तो डेल्टा U 3/8 mgr आ जाएगा। तो ये तब का है जब आपको पत्थर को लेके जाना है, सैटेलाइट को लेके जाना है तो U नहीं लेना है, फिर वो E लेना है। आई होप इट इज़ फाइन। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब सैटेलाइट के क्वेश्चन आप कर लेंगे और इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर कोई सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, हालांकि इलिप्टिकल ऑर्बिट हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है, लेकिन हम इसमें साबित कर सकते हैं कि मान लो ये अर्थ है और एक सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसा, तो ये अर्थ का सेंटर है ना। ये जो है वो आपका डिस्टेंस हो गया RP यानी पेरिजी का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये RA हो गया, है ना, अपोजी का डिस्टेंस। तो RP को आप लिख सकते हो A × 1 - E, जहाँ पे E जो है वो इसेंट्रिसिटी है, और RA को आप लिख सकते हो A × 1 + E, जहाँ पे A जो है वो सेमी मेजर एक्सिस होती है और E इसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि अगर ये प्लेनेट है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसके हम ये साबित कर सकते हैं कि 2π√A³ g × में m आ जाएगा, जहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि ये स्मॉल m मास बहुत ही छोटा है, स्मॉल m कैपिटल M। तो ये मानते हुए कि कैपिटल M इज मच बिगर देन स्मॉल m, मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि अगर दो चीज़ हैं तो वो फिर दोनों कॉमन सेंटर के अबाउट घूमते हैं। यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि इसी के अबाउट घूम रहे हैं दोनों। फिर एनर्जी का फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी G कैपिटल M स्मॉल m/2E 2A। अब ये दो फार्मूला हैं, इनका प्रूफ बहुत ही डिफिकल्ट है और बियॉन्ड द स्कोप है, तो इसलिए हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बस अगर मान लो कि कुछ आ गया स्पीड वगैरह निकालने का तो कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे स्पीड निकालनी है, ठीक है, VP, तो हम लिख सकते हैं कि ½ ऑफ m × में VP का स्क्वायर प्लस माइनस GM स्मॉल m/2 A × 1 - E, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m/2 है। इस फॉर्मूले से फिर E पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं VP की वैल्यू। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो मैं फिर से कहता हूँ कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का स्टडी बियॉन्ड द स्कोप है, 11th-12th के सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। प्रूफ वही है, बेसिक ही है, मतलब वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से ही प्रूफ हो जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट की। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट गिरता क्यों नहीं है, मतलब व्हाई इट डज नॉट फॉल, तो उसको हम एनालिटिकली समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ पे हमने एक ऊंचा सा टावर बना दिया, तो ये टावर है एक सर्टेन हाइट का, और ये मान लेना है हमको कि अर्थ का एटमॉस्फेयर गायब हो चुका है, अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो हमने यहाँ से एक पत्थर को फेंक दिया सर्टेन वेलोसिटी से, तो वो यहाँ गिर जाएगा, थोड़ा तेज फेंकेंगे तो थोड़ा आगे गिर जाएगा, और तेज फेंकेंगे तो थोड़ा और आगे गिरेगा, थोड़ा और तेज फेंकेंगे तो थोड़ा और आगे गिरेगा। अब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इतना आगे चला जाए कि जब वो 90 डिग्री घूमे तो उसकी जो हाइट हो और सरफेस से भी इतनी हो, समझे, मतलब इतनी रेंज आपने बढ़ा दी, समझे कुछ, यू हैव थ्रोन इट विद सो मच हायर स्पीड कि ये यहाँ तक आ गया है, जिसकी जो रेंज होगी ना वो अर्थ की रेडियस से भी बड़ी हो गई, रेंज बढ़ गई, है ना। तो अगर वो यहाँ पे मतलब 90 डिग्री टर्न करने के बाद भी अर्थ की हाइट के बराबर ही हाइट पे है, तो फिर वो 90 डिग्री टर्न करेगा और अर्थ की हाइट के बराबर ही हाइट पे रह जाएगा, फिर से वो 90 डिग्री टर्न करेगा और अर्थ की हाइट के बराबर ही हाइट पे रह जाएगा।
फिर से वो 90 डिग्री टर्न करेगा और अर्थ की हाइट के बराबर ही हाइट पे रह जाएगा। सो इन दिस वे ये इट विल कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, ठीक है ना, ऐसे ये घूमता रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये सीधे जाना था इसको, है ना, तो ये गिर रहा है तभी तो ये यहाँ तक आया, और यहाँ से अगर ये ना गिरता तो ये सीधे जाता, पर ये गिर रहा है तो ये तभी तक तो यहाँ पे आया, और यहाँ से अगर ये ना गिरता तो ऐसे जाता, पर ये गिर रहा है तभी तो ये ऐसे गिरा, है ना। यहाँ से भी इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये गिर रहा है तो तभी तो ये ऐसे ऐसे नीचे घूम गया। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली हमें ये समझ में आ रहा है कि गिर ही रहा है, ठीक है। तो गिरते गिरते ही ये यहाँ तक पहुँच रहा है, समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि अगर ना गिरता तो फिर ये सीधा जाता किसी भी इंस्टेंट पे, तो गिर रहा है तो ऐसे गिरते गिरते। तो एक जो सैटेलाइट है ना वो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली, समझ गए। तो इसीलिए क्योंकि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में यही तो होता है कि भाई उसमें वेटलेसनेस होती है, तो सैटेलाइट में वेटलेसनेस होगी। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से एक पत्थर को फेंकूं, है ना, और वो इस तरह से घूमेगा। अब ये कितनी स्पीड हमने इसको दी है, तो याद करो अभी हमने पढ़ा था ना जीआर, रूट जीआर। तो अगर किसी भी सैटेलाइट को हम रूट जीआर की वेलोसिटी से फेंक देंगे तो वो अर्थ सरफेस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अगर हम उसको रूट 2 जीआर वेलोसिटी से फेंक दें तो किधर को भी फेंक दें कोई जरूरी नहीं है, तो वो एस्केप कर जाएगा। ये वेलोसिटी है रूट 2 जीआर। अगर हमने जो वेलोसिटी दी है वो रूट 2 जीआर से कम है लेकिन रूट जीआर से ज्यादा है, तो फिर उसकी ऑर्बिट इलिप्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो रूट जीआर से बड़ी है और रूट 2 जीआर से छोटी है। तो इन दिस केस ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है बच्चों। अगर हमने रूट 2 जीआर से भी ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो एस्केप तो वो तब भी करेगा, बस ये है कि जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, जिसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मतलब अगर v बड़ा हो जाएगा ना रूट 2 जीआर से, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी। मान लो v = n टाइम्स रूट 2 जीआर हो गया। अब रूट 2 जीआर तो एस्केप वेलोसिटी है ना, यानी एटा टाइम्स v e हो गया। तो v का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ये आ जाता है एटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू वी। ये वी आई हो गया। वी आई का मतलब स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इंटरस्टेलर स्पेस, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इंटरस्टेलर स्पेस। अब यहां पे देखिए, यहां पे ऑर्बिट सर्कुलर हो गई, यहां पे ऑर्बिट इलिप्टिकल हो गई, ये जो है वो पैराबोला हो जाता है, और ये जो है वो हाइपरबोला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना। मान लो हम एक सैटेलाइट को, है ना, मतलब हाइपोथेटिकल है तो ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया हमने, v ले लिया हमने रूट 1.5 जीआर। तो आप देख सकते हो जीआर से बड़ा है और 2 जीआर से छोटा है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है हमको, ठीक है। सपोज करो तो देखिए, ये मान लो अर्थ है, ये टावर है, बहुत ही क्लोज है ना। यहाँ से हमने अंडर रूट 3/2 जीआर से फेंक दिया और ये 2 अंदर ही है, समझ गए ना बच्चों। तो अब ये ऐसे गया और यहाँ तक आया, और ये जो है ना सेंटर है, ये तो आर के बराबर है ना, ये भी आर है, ये एच है, तो हमको एच फाइंड करना है, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे जो स्पीड है वो v डैश है, क्योंकि रुकेगा तो नहीं वो, तो वी हैव टू फाइंड h। तो अब आप देख सकते हो कि ये पेरिजी का काम करेगी, है ना, पेरिजी। तो R इज इक्वल टू हो गया A इंटू में 1 माइनस ई, और आपका R प्लस एच हो गया आपका A इंटू में 1 प्लस ई, है ना। तो ठीक है, H निकालना है हमको, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो A कट जाएगा, तो यहां पे जो स्पीड है वो है हाफ m इंटू में 3/2 जी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2a माइनस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस कर देता हूँ यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ठीक है ना। अब वहां पे जो स्पीड है वो हमको नहीं पता, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो एम वी एम इंटू में रूट 3/2 जी आर इंटू में आर, एम वी आर इज इक्वल टू एम इंटू में वी डैश इंटू में आर प्लस एच, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी तो सही, क्योंकि ए तो नहीं पता ना हमको, ए निकालने में पड़ेगी ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए निकल जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 2r प्लस एच, ए इज इक्वल टू r प्लस एच बाई 2, यहाँ पे डलेगा ही। तो अब आप देख सकते हो कि ऊपर वाली एक इक्वेशन नीचे वाली एक इक्वेशन, उससे निकल जाएगा h। हालांकि तो मुझे लग रहा है ऊपर वाली से निकल जाएगा। एक ही इक्वेशन से निकल जाएगा। अगर हमें v डैश निकालना है तब हमें नीचे वाली इक्वेशन चाहिए, ऊपर वाली इक्वेशन से h निकल जाएगा हमारा बच्चा, ठीक है। तो देखो m तो काट ही दो, तो ये हो गया 3/4 जी आर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर, जी एम बाई आर कॉमन है ना, आर प्लस एच बाई 2 है ये। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस एच, दिस इज 2r प्लस एच। अगर मैं जी एम कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 1/r माइनस 1/2r प्लस एच, बस यही पंगा फंस गया। तो देखो gm को gr स्क्वायर डाल सकते हैं, इस g से ये g गया और एक r से एक r गया, है ना, एक r बच गया। तो 3/4 इज इक्वल टू, ये r अंदर पहुंचाएंगे तो 1 माइनस r बाई 2r प्लस एच, है ना। इसको इधर लाओ, तो ये हो गया r बाई 2r प्लस एच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिर मैं 2r प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 4, सो 2r प्लस एच इज इक्वल टू 4r, एच इज इक्वल टू 2r। एक ही इक्वेशन से निकल गया, और वो इस तरीके से निकल गया क्योंकि मैंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बता दिया था, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैं नहीं बताता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये किया है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2, ये मैं बता चुका हूँ ना टोटल एनर्जी। अब यू को उधर ले जाएंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 प्लस माइनस यू, है ना। तो व्यू ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी पता है और यहाँ पे हाइट भी पता है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब ए के एक्सप्रेशन में एच आ गया, क्योंकि r प्लस एच
ये जो है वो 2a हो जाएगा। देखो r प्लस h इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी आपकी, मतलब 2r प्लस h की वैल्यू हो जाएगी 2a, डायरेक्ट डाल दिया मैंने। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, पर ये ना इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्वेश्चन है जिसका आना बहुत मुश्किल है। तो h की वैल्यू 2r आ गई, अब देखो v भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो अगर h को मैं 2r डाल दूँ तो ये 3r हो जाएगा, m तो कट ही गया, रूट अंडर 3/2gr इंटू r इज इक्वल टू v डैश इंटू 3r, है ना, ये r से r कट जाएगा, तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी 3 जब डिवाइड में जाएगा तो रूट अंडर gr/6 हो गई, है ना। तो यहाँ की स्पीड भी पता चल गई, क्योंकि जब ये 3 नीचे जाएगा तो 9 बन के जाएगा ना, तो बच्चों तो 9 दूनी 18 हो गया, तो 3/18 तो 1/6 बच गया, v डैश भी पता चल गया। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो स्टडी है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट के बेसिस पे, ठीक है। मान लो ये सैटेलाइट है, प्लैनेट है ना, और ये कोई ऑर्बिटिंग कर रहा है सैटेलाइट, ये डिस्टेंस होती है हमारी RA RP, ये होती है RA, है ना। तो RP का फार्मूला होता है A इंटू 1 माइनस ई, और RA का फार्मूला होता है A इंटू 1 प्लस ई, और एक B होता है जिसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, तो B स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका एक फार्मूला सिखाया था मैंने 2m इंटू में dA/dt इज इक्वल टू L, याद है, एंगुलर मोमेंटम। अब dA का मतलब मैं पूरा एरिया ले लेता हूँ इसका, तो 2m इंटू में पूरा एरिया, तो वो पाई AB हो जाएगा, dt की जगह t आ जाएगा इज इक्वल टू L। अब L हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो 2 पाई m a b अपॉन में टाइम पीरियड इज इक्वल टू m इंटू में v, है ना, vp इंटू में rp। अब rp है a इंटू में 1 माइनस ई, vp कैसे निकाल सकते हैं, चलो a तो काट ही दो, d की वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 पाई m d की वैल्यू आ जाएगी a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई t इज इक्वल टू m इंटू में vp। अब vp की वैल्यू होती है बच्चों हाफ m इंटू में vp का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, जो कि माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2a है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई a इंटू 1 माइनस ई, ऐसे समझे ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी खुद नेगेटिव होगी तो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ से वीपी निकाल सकते हैं। तो वीपी की वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूंगा, है ना, एम भी काट सकते हैं ना, तो वीपी इंटू 1 माइनस ई, वीपी की वैल्यू थोड़ी मुश्किल है निकालनी, बट निकल तो सकती है। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप आ जाएगी टाइम पीरियड में और वीपी में, ठीक है। बस ये ई का चक्कर पड़ता है इसमें, इसेंट्रिसिटी फंस जाती है हर जगह। तो कुल मिला के अब मैं इसको इतना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया जी एम बाई ए कॉमन ले लो, है ना, तो 2 बाई 1 माइनस ई माइनस 1 ऐसे हो गया। थोड़ा ठीक सही लग रहा है तो, है ना। तो
ये कितना हो जाएगा, वीपी का स्क्वायर GM/A 2 - 1 + E डिवाइड बाई 1 - E। तो मज़ेदार सा आ गया। तो वीपी की वैल्यू आ गई बच्चों √GM/A। अच्छा ये भी कटेगा, इसको आप लिख सकते हो 1 - E का स्क्वायर का अंडर रूट है ना, एक पावर यहाँ कट जाएगी। देखो 2πA/T रूट अंडर 1 - E 1 - E इंटू 1 + E लिख सकते हैं हम इसको, है ना, इंटू 1 + E एंड VP इज दिस GM/A इंटू 1 + E बाई 1 - E। और इसको मत लिखो ऐसे, बस इसको 1 - E ही रहने दो इंटू 1 - E। ये तो कट जाएगा, ठीक है ना, ये इससे कटेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो टाइम पीरियड कितना आया, ये इससे कट गया 1 - E² है। पूरा ही कटना चाहिए था। अच्छा अंडर रूट है ना इसका, तो अंडर रूट है बच्चों, तो अंडर रूट के चलते यहाँ पे पूरी आधी पावर बचेगी। तो देखो ये आधी पावर है, ये एक पावर है, तो आधी बचेगी और ये पूरा कट जाएगा इससे। मतलब इसको भी आप 1 - E² ही रहने दो। देखो ये यहाँ से कटा तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ सॉल्व होकर हो जाएगी GM/A अंडर द रूट, नहीं अंडर रूट तो है ही, 1 + E इंटू 1 - E। ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा क्योंकि ये पावर आधी है और ये एक है, तो जब इससे कटेगा तो आधी पावर बचेगी, वो आधी अंदर आ जाएगी ऐसे। अब आप देख सकते हो कि ये 1 - E² बन गया, तो 1 - E² की पूरी टर्म गई, ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी। तो यहाँ से 2πA/T = आ जाएगा रूट अंडर GM/A। और इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2π रूट अंडर A³/GM, ठीक है। तो ये मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हो कि प्रूफ ही कर दिया मैंने, t = 2π रूट अंडर A³/GM। तो कुछ नहीं है, थोड़े से बस फॉर्मूले लगाने होते हैं और फिर आ जाता है ये। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है। अगर आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा कि वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, अब आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। इसके आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आपसे निकल ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द, और जो नहीं निकलेंगे वो आप पूछेंगे, ठीक है, डाउट सेशन में। और अभी तक हमारे कितने चैप्टर हो गए हैं, हमने काइनेमेटिक्स तो नहीं कराया लाइव में, है ना। तो लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, इम्पल्स एंड मोमेंटम, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, तो ये बेसिकली कोर चैप्टर हैं जेई के लिए। तो अगर किसी भी बच्चे के ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर आगे तो उसको कुछ बचना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं। बेसिकली वीडियो देखते समय आप लोग क्या कहते हैं, नोट्स भी बनाइए, और कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो उसको टाइप कर दीजिए और फिर मैं जवाब दे दूंगा। तो इग्नोर, मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक सबसे हो जाती हैं, कोई भी गलती कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तो कोई ऐसा परफेक्ट नहीं होता। क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो गलती क्या होता है कि बच्चे सामने से बता देते हैं, क्योंकि जब 50 माइंड आपके सामने लगे हुए हैं तो कोई ना कोई डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे वीडियो में पढ़ा रहे हैं तो अपने से कोई गलती हो गई तो वो अपने को डिटेक्ट नहीं होती। तो यही फ़र्क है क्लासरूम में और वीडियो लेक्चर में, गलती हो सकती है, फिर उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ा दो, या फिर मतलब उसको क्या कहते हैं, करेक्शन डाल दो उसमें, कमेंट्स में डाल दो। तो आई होप
अब मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी, इस चैप्टर को आप कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।